आश्रमों की गुलाम हो चुकी है। अंदाजा भी नहीं होगा, चुनाव होता नहीं कि नेता उनके मंच पकड़ लेते हैं, जयंतियां मनाने लगते हैं और उनके पांव पड़ जाते हैं। हम और आप लगातार नाना प्रकार के तर्क खोजकर आस्था के नाम पर इन दुकानों का बचाव करने लगते हैं। बहुत से आश्रम हैं जहां आध्यात्मिक बातें होती हैं, मगर उनका जिक्र आप कहीं नहीं सुनेंगे। वो अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ आश्रम जरूरत से ज्यादा राजनीति और बिजनेस में ताकतवर हो गए हैं? अगर हम अब भी नहीं देख पा रहे हैं तो यकीन जानिए हिंसा की इन तस्वीरों में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। धर्म के नाम पर सनक को बढ़ावा देने का प्रोजेक्ट टीवी चैनलों पर 3 साल से लगातार चल रहा है, आज भरभरा कर गिर गया। किसी को समझ नहीं आ रहा कि गुरमीत सिंह राम रहीम के दोषी पाए जाने के बाद अब क्या करें, इन्हें देशद्रोही कहें या नहीं कहें। सजा के पहले तक डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में कांग्रेस के नेता भी जाते रहे, बीजेपी के नेता भी जाते रहे, अकाली दल के नेता भी गए। यहां तक कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए तो चौटाला सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई कि सीबीआई जांच ना हो। राजनीति में राजनीति होनी चाहिए। धर्म जब भी होगा वो खुद को राज्य, संविधान और सामान्य कानून व्यवस्था से ऊपर समझने का खेल होता है, जिसके शिकार नेता नहीं होते, आप होते हैं। हिंसा की चपेट में आप आते हैं। इसलिए देखिए इन तस्वीरों को। सुबह जब गुरमीत सिंह की सवारी सिरसा से निकली तब लग रहा था कि यह भारत के प्रधानमंत्री से भी किसी ताकतवर व्यक्ति का काफिला है। अलग अलग चैनलों के संवाददाता इस काफिले में 200 से लेकर 400 गाड़ियां बताते रहे। यह तस्वीर भारतीय राज्य व्यवस्था में यकीन रखने वाले लोगों की धज्जियां उड़ाते हुए काफिले की यह तस्वीर सुबह से लेकर दोपहर 2:45 बजे तक चैनलों पर दौड़ती रही। सिरसा से पंचकुला के बीच पूरा रास्ता इस काफिले के लिए खाली करा दिया गया। कभी पता कीजिएगा कि सिरसा से पंचकुला लाने के लिए बलात्कार के आरोपी गुरमीत सिंह राम रहीम के काफिले पर जनता का कितना पैसा खर्च हुआ है। बाबा ने कहा कि कानून में यकीन रखते हैं, अदालत का फैसला स्वीकार करेंगे और समर्थक शांति बनाए रखें, बार बार कहा उन्होंने। जैसे ही सीबीआई जज जगदीप सिंह ने फैसला पढ़ा कि गुरमीत सिंह राम रहीम 2 साध्वियों के साथ बलात्कार के मामले में दोषी पाए जाते हैं, कुछ ही देर में पंचकुला और उसके बाद हरियाणा, ये साहसिक जज की तस्वीर है, कुछ ही देर बाद हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में हिंसा भड़क गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि इस बार गुरमीत सिंह राम रहीम को हेलीकॉप्टर से रोहतक जेल ले जाना पड़ा। इतनी खातिरदारी तो डोनाल्ड ट्रंप की भी नहीं होती है। सोमवार को सजा सुनाई जाएगी फाइनली। 3 दिन से टीवी चैनलों पर सुरक्षा बलों की तस्वीरें चल रही हैं, कितनी कंपनियां आ गई, कितने जवान आ गए, यहाँ फ्लैग मार्च, वहां फलाना ढिमकाना, ये सब चला। लेकिन फैसला आने के बाद हिंसा ऐसे भड़की जैसे ये सारी तस्वीरें किसी और साल की रिकॉर्डिंग हो, वहां कोई इंतजाम ना हो। देखते देखते 2 से 3 घंटे के भीतर 30 लोगों की मौत की खबर आ गई। 200 से अधिक समर्थक और सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। सरकारी दफ्तरों पर हमला हुआ। पंजाब और हरियाणा सहित दिल्ली में भी कई जगहों पर हिंसा हुई। आनंद विहार में खड़ी रीवा एक्सप्रेस के 2 कोच में आग लगा दी गई। 350 से अधिक रेलगाड़ियां जो पंजाब और हरियाणा से गुजरती हैं रद्द कर दी गई। पंजाब में भी कई जगहों पर हिंसा हुई। गुरमीत सिंह राम रहीम वाकई एक ताकतवर इंसान है। उनकी ताकत के आगे सभी राजनीतिक दल के बड़े नेता सर झुकाते हैं। चुनाव आएंगे तो ये डेरा के चक्कर फिर लगाने जाएंगे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुरमीत सिंह राम रहीम के साथ कई नेताओं की तस्वीर ट्विटर और सोशल मीडिया पर चल रही है। मुख्यमंत्री खट्टर के साथ उनकी कई तस्वीरें स्वच्छता अभियान वाली चल रही हैं। जब भीड़ मीडिया के ओबी वैन में आग लगा रही थी तब पुलिस वहां चुपचाप खड़ी रही। सरकारी दफ्तरों के सामने खड़ी कई ओबी वैन को समर्थकों ने पलट दिया और जला दिया। एनडीटीवी की ओबी वैन भी जल गई और इंजीनियर का पांव टूट गया। उधर सिरसा में पीटीसी चैनल के रिपोर्टर और कैमरामैन पर समर्थकों ने हमला कर दिया और उनका हाथ टूट गया रिपोर्टर का, लेकिन सहयोगी कैमरामैन का लापता हो गए। शाम 6 बजे तक जब हम उनसे बात कर रहे थे कैमरामैन का पता नहीं था। व्हाट्सएप, इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। इसके बाद भी मीडिया ने किसी तरह तस्वीरें आप तक पहुंचाई, मगर सोचिए कि क्या क्या तस्वीरें आप तक नहीं पहुंची होंगी। पंचकुला में लोगों ने पत्रकारों को घर में भी नहीं घुसने दिया। ऐसा हरियाणा तो हमने कभी नहीं देखा था। सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल की तैनाती का कोई फायदा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शांति की अपील करते रहे, जैसे होली और दिवाली के समय शांति और सद्भावना की अपील की जाती है। फरवरी 2016 के जाट आंदोलन के समय में भी ऐसी ही भीड़ बेकाबू हो गई। उसके बाद प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट आई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति। इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आज की हिंसा को आप बेहतर तरीके से समझेंगे। आप देख पाएंगे कि क्यों पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बाद भी भीड़ अपने मन का कर जाती है।
जाट आंदोलन के वक्त हरियाणा में 1196 दुकानें जला दी गईं, 371 गाड़ियां फूंक दी गईं, 53 मैरिज पैलेस और होटलों को जला दिया गया, 23 पेट्रोल पंप को नुकसान पहुंचा, 29 थानों और चौकियों पर हमला हुआ। यह मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप देख सकें कि सिर्फ बाबा के समर्थक ही नहीं, एक समुदाय के लोग भी उतने ही बेकाबू हो जाते हैं। आपको याद दिला दूं कि प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त हरियाणा में 7,232 पेड़ काट डाले गए ताकि रास्तों को ब्लॉक किया जा सके। फरवरी 2016 की यह तस्वीर अगस्त 2017 की तस्वीर से अलग नहीं। प्रकाश सिंह ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रोहतक जिले में 6,332 सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद भी हिंसा नहीं रुकी। राज्य में सुरक्षा बलों की तैनाती तो पर्याप्त थी, मगर एक्शन करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। प्रकाश सिंह ने लिखा है कि कई स्तरों पर नेतृत्व नहीं था, कुछ अफसर ड्यूटी से भाग गए, कुछ ने ड्यूटी पर होते हुए भी कुछ नहीं किया। अफसरों का एक समूह ऐसा भी था जो अपनी जाति की वफादारी निभा रहा था, कानून की वफादारी नहीं। इन लोगों ने दंगाइयों को हिंसा करने की छूट दी। प्रकाश सिंह ने लिखा है कि हरियाणा पुलिस ने 11 जगहों पर लाठीचार्ज की, कोई घायल नहीं हुआ, और वो तंज करते हैं कि लाठीचार्ज भी काफी अहिंसक हो गई। उन्होंने बताया कि फायरिंग की 20 घटनाओं में 9 लोग मारे गए। रोहतक में 9 फायरिंग हुई मगर कोई नहीं मरा। साफ है प्रशासन जातियों में बंट गया था और दंगाइयों को बचा रहा था। प्रकाश सिंह ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पिछले 1 दशक में हरियाणा पुलिस ने फोर्स का ही इस्तेमाल नहीं किया। फोर्स मतलब ताकत, वो भूल गई है फोर्स का इस्तेमाल करना, क्योंकि उसे भरोसा नहीं कि उसकी आका जो है एक्शन लेने पर उसका बचाव करेंगे। अब इस संदर्भ में सीबीआई कोर्ट और हाई कोर्ट की टिप्पणी याद कीजिए कि हरियाणा जरूरत पड़ने पर पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करे। कई बार कोर्ट ने यह बात कही, मगर प्रकाश सिंह की रिपोर्ट पढ़ने के बाद पुलिस की हकीकत अदालत के आदेश से कहीं ज्यादा गंभीर मालूम पड़ती है। आखिर उस सरकार की पुलिस के अफसर किसके भरोसे एक्शन लें जिसके मुखिया से लेकर मंत्री तक सब डेरा में हाजिरी लगाते हैं। वो कल भी लगाएंगे, लेकिन इसके पहले की बात आनी जानी हो जाए, मैं उन 2 साध्वियों के बारे में आप दर्शकों को कुछ बताना चाहता हूं, जिन्होंने 15-16 साल तक गवाही दी, तमाम दबावों के बीच लड़ा। आज की हिंसा के स्तर से आपको समझ जाना चाहिए कि उन 2 लड़कियों पर क्या गुजरी होगी। ये तस्वीर रामचंद्र छत्रपति की है, जिन्होंने दैनिक पूरा सच में उस गुमनाम पत्र को छापा जिसमें 2 साध्वियों के साथ बलात्कार और यौन हिंसा की बात लिखी थी। यह गुमनाम पत्र उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पास पहुंचा और हरियाणा पंजाब कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास, जो बाद में उन्होंने सिरसा के सेशन कोर्ट को लिखा कि आप जाकर जांच कीजिए। सेशन कोर्ट ने रिपोर्ट भेजा कि इनके डर से कोई नहीं बोलता। छापने के कुछ ही समय भीतर छत्रपति जी पर हमला हुआ और उनकी मौत हो गई। 2 साध्वियों के भाई रंजीत की भी हत्या कर दी गई। एक पत्रकार ने सच के लिए जान दे दी। क्या आप किसी भी इन नेताओं को जानते हैं जो वोट लेने के लिए डेरा में जाते हैं, उससे पहले छत्रपति की लड़ाई में साथ देने के लिए गए हों? हमने छत्रपति के पुत्र अंशुल छत्रपति से थोड़ी देर पहले बात की, जो इस वक्त अपनी सुरक्षा को लेकर काफी डरे हुए हैं। तस्वीर रामचंद्र छत्रपति की है। एक हंसता मुस्कुराता साहसिक पत्रकार बीच शहर में मार दिया गया। अंशुल ने बताया कि एक बार जब लड़ने का फैसला कर हम लोग घर से निकले तो रास्ते में बहुत से अच्छे लोग मिले। लेखराज ढोंट, अश्विनी बख्शी, आरएस चीमा और राजेंद्र सच्चर जैसे वकीलों ने बिना पैसे के केस लड़ा। इन तमाम दबावों के बाद भी हमारा और साध्वियों का इन लोगों ने साथ दिया। यही नहीं, सीबीआई के जांबाज डीएसपी सतीश डागर ना होते तो यह केस अपने मुकाम पर नहीं पहुंचता। सतीश डागर ने ही साध्वियों को मानसिक रूप से तैयार किया। एक लड़की का ससुराल डेरा का समर्थक था। जब उसे पता चला कि उसने गवाही दी है तो घर से निकाल दिया। इसके बाद भी लड़कियां तमाम तरह के दबावों और भीड़ के खौफ का सामना करती रहीं, उस भीड़ के जिसके आगे आपकी चुनी हुई सरकार डरती है। सतीश डागर नहीं होते तो ये लोग खौफ का सामना नहीं कर पाते। अंशुल ने बताया कि सतीश डागर पर भी बहुत दबाव पड़ा, मगर वे नहीं झुके। अगर ऐसी बात है तो एनडीटीवी इंडिया के करोड़ों दर्शकों की तरफ से सतीश डागर जैसे अफसरों को दिल से सलाम भेज रहा हूं। बड़े बड़े आईपीएस ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाते, अपनी टोपी नेताओं के चरणों में रख देते हैं, मगर डीएसपी सतीश डागर ने कमाल का साहस दिखाया। अंशुल ने बताया कि पहले पंचकुला से सीबीआई की कोर्ट अंबाला में थी। जब ये लोग वहां सुनवाई के लिए जाते थे तब वहां भी बाबा के समर्थकों की भीड़ आतंक पैदा कर देती थी। हालत यह हो गई कि जिस दिन सुनवाई होती थी और बाबा की पेशी होती थी, उस दिन अंबाला पुलिस लाइन के भीतर एसपी के ऑफिस में अस्थायी कोर्ट बनाया जाता था। छावनी के बाहर समर्थकों का हुजूम होता था। ऐसी हालत में उन 2 साध्वियों ने गवाही दी है 15 साल तक। ये आसान बात नहीं है उस बाबा के खिलाफ जिससे मिलने के लिए कांग्रेस के नेता, बीजेपी के अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय, हरियाणा की कैबिनेट वहां सलामी देने के लिए जाती थी, जबकि ये नेता महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर आपके सामने सार्वजनिक रूप से वादा करते हैं। क्या इन्होंने साध्वी का साथ दिया?
15 साल की कहानी कैसे समेट दे 10 मिनट में। बहुत लंबी है। अंशुल की हालत यह है कि एक गनमैन मिला हुआ है। पूरे राज्य में इतनी तैनाती हो गई मगर किसी को ख्याल नहीं आया कि अंशुल छत्रपति के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी जाए। पुलिस से कहा कोई एक्शन नहीं, फैसला आने के बाद मीडिया को बताया तो अब जाकर उनके घर के बाहर 5 से 6 सिपाही हैं। आप सोच लीजिए कि सरकार साहस दिखाने वाले, सच के साथ खड़े होने वाले नागरिकों के साथ किस तरह का बर्ताव करती है और बलात्कार के आरोपी को हेलीकॉप्टर से उड़ाकर ले जाती है। ये उस सरकार की नैतिकता है जो जल्दी ही टीवी चैनलों के जरिए तमाम तरह के ढोंग में, प्रोपेगेंडा में बदल देगी। बाद में जब सीबीआई की अदालत पंचकुला में शिफ्ट हुई तो सिरसा से पंचकुला 250 किलोमीटर की यात्रा ये परिवार करता रहा अंशुल छत्रपति एक गनमैन के साथ, और गुरमीत सिंह राम रहीम उसी सिरसा के कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही देते रहे। यह है आम आदमी की हालत। आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश ना होते तो आपके पास यकीन करने लायक कुछ नहीं होता कि हिंसा पर उतरी इस भीड़ से वाकई सरकार सख्ती से निपट रही है। हाईकोर्ट की टिप्पणी भी कम सख्त नहीं। उन्होंने कहा कि इस अराजकता के लिए जिम्मेदार कौन है? आपने खुद ही लोगों को ये सब करने दिया है। आपने पंचकुला में भीड़ क्यों जमा होने दी? ये ऑफिसर मूक दर्शक क्यों बने हुए हैं? आप खुद इनकी मदद कर रहे हैं। उनके समर्थक पैदल आ रहे थे तो आप इंटरसेप्ट करते, पकड़ते। जाट आंदोलन के समय भी ऐसा ही हुआ। जब तक आदेश पास हुआ नुकसान हो चुका था। क्या पंचकुला भारत का हिस्सा नहीं है? ये सोचिए, अदालत को कहना पड़ रहा है। अदालत ने केंद्र सरकार की भी खिंचाई कर दी और कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे आकर पंचकुला के लोगों की मदद करेंगे या फिर कहिए कि पंचकुला भारत का हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट की टिप्पणी कठोर से कठोरतम होती जा रही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा की संपत्ति जब्त की जाए, उससे नुकसान की भरपाई की जाए, लेकिन राज्य के मुख्य सचिव कहते रहे कि नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। प्रधानमंत्री शांति की अपील करने के लिए ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के सांसद सांसद साक्षी महाराज हैं, वो देखिए किस तरह से पानी फेर रहे हैं। ये साधु सन्यासियों ने भारतीय संस्कृति को बदनाम करने का षड्यंत्र है। एक आदमी तो कंप्लेंट कर रहा है कि यौन शोषण हुआ है और करोड़ों करोड़ लोग भगवान मान रहे हैं, उसके पीछे जान देने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय को गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए। इतना नुकसान हो गया और ज्यादा नुकसान न हो। अगर ज्यादा बड़ी घटनाएं घटती हैं तो इसके लिए केवल डेरा के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, न्यायालय भी जिम्मेदार होगा। ये बीजेपी के सांसद हैं, क्या ये कह रहे हैं कि माननीय अदालत को अपना फैसला वापस ले लेना चाहिए? हम इसको राजनीतिक सामाजिक संदर्भ से समझने की कोशिश करेंगे। योगेंद्र यादव से बेहतर कौन समझ सकता है? हमने भी काफी समय हरियाणा में गुजारा है और आपको बता सकते हैं कि बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत राज्य हुआ करता था। आप किसी के दरवाजे पे चले जाइए, लोग वैसे ही दिल खोल के बात करते थे। कई बार यकीन नहीं होता था कि इतने खुले दिल वाले हैं क्यों। तमाम तरह की सामाजिक बुराइयों और कमियों की रिपोर्टिंग करने के बाद भी उनकी ये उदार दिल, उनका कभी कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन आज पंचकुला में जब मुकेश सिंगर लोगों से शरण मांग रहे थे, घरों में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो कोई घुसने नहीं दे रहा था। एक अफसर ने हमारे सहयोगी से कहा कि आज हरियाणा शर्मसार हो गया। आपकी पहली टिप्पणी योगेंद्र जी। रवीश जी, मैं कहना चाहता हूँ हरियाणा ऐसा था और आज भी है। एक शहर में कुछ हुआ, लोग घबराए हुए थे, डरे हुए थे। मुझे लगता है हरियाणा का दिल आज भी बड़ा है। उसके चंद नेता, उसके चंद लोग इस तरह की शर्मसार करने वाली जो घटनाएं करते हैं, उससे हरियाणा का समाज नहीं बदल जाता। लेकिन एक सबसे देखिए आज क्या हो रहा है, इतनी सब बातें किस किस पे शुरू करें। आपने बहुत खूबसूरती से सारी बात बताई और संयोग ऐसा है कि इस घटना का एक छोटे से पक्ष से मैं एक तरह से जुड़ा हुआ हूँ। आपने छत्रपति रामचंद्र छत्रपति का जिक्र किया जी। 20 अक्टूबर 2002 को संयोग यह कि रामचंद्र छत्रपति ने मुझे सिरसा बुलाया था। अच्छा। एक भाषण देने हमले से पहले? जी। अच्छा। 20 अक्टूबर 2002 को उन्होंने बुलाया। हाँ। और मीडिया और लोकतंत्र की भूमिका इत्यादि पे भाषण मैंने दिया। उन्होंने मंच पे 250 लोगों के बीच में ये भी बताया कि कैसे उन्हें व्यक्तिगत रूप से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। 250 लोगों के सामने बताया। हर रोज अखबार में लिख रहे थे। ये घटनाएं जब साध्वी का पत्र आ चुका था, उस पत्र को रामचंद्र छत्रपति सार्वजनिक कर चुके थे। फिर जब बात हुई शाम को, मैंने उनसे पूछा, सर ये क्या मामला है? मुझे पता नहीं था। उन्होंने तब मुझे पूरा बताया साध्वी ने क्या चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी ऐसी है कि उसको सार्वजनिक करते हुए भी शर्म आएगी हमें आज भी। और बताया कि फिर उस साध्वी के भाई की हत्या हो गई थी और उन्होंने इस बात को भी रिपोर्ट किया। और मैंने कहा, सर आपको डर नहीं लगता? उन्होंने कहा, मुझे कई बार धमकियां आ चुकी हैं
और आखिर में कहा, देखो भाई, सबने एक दिन तो जाना ही है। ये 20 अक्टूबर की बात है। 24 अक्टूबर को उन पे गोलियां चली। ठीक वही हुआ जो, और वो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से कह रहा था, मुझे खतरा है, इन लोगों से खतरा है। उसके बाद वो व्यक्ति 20 दिन जिंदा रहा, पहले पीजीआई में चंडीगढ़ में, फिर उसके बाद दिल्ली में। सरकार ने बयान नहीं लिया उस व्यक्ति का, बयान ही नहीं लिया। बयान नहीं लिया। वो कहता रहा मेरा बयान ले लो, वो व्यक्ति मरने वाला है, उसको गोलियां लगी हुई हैं। वो नाम लेना चाहता था किस व्यक्ति ने मेरे से करवाया है, और वो उसका बयान होता जो कोर्ट में एडमिसिबल होता। 20 दिन तक हरियाणा सरकार ने बयान नहीं लिया। वो बीजेपी की नहीं थी सरकार, वो उस टाइम INLD चौटाला जी की सरकार थी। सारी पार्टियों को खरीद रखा है इन्होंने हरियाणा में। ये स्थिति थी, बयान नहीं हुआ। अंत में छत्रपति चले गए, उनका बयान, मृतक का बयान नहीं हुआ कि उसको किसने मारा। उसे सीबीआई, आपने बताया, बिल्कुल ठीक बताया, सीबीआई जांच कैसे हुई। उनका बेटा गया हाई कोर्ट में, वो तो चीमा साहब ने मदद की। किसकी हिम्मत होती है हाई कोर्ट में इनके सामने खड़ा होने की। सरकार उसके खिलाफ अपील में कि ना 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 ना, बाबा की सीबीआई जांच नहीं करवानी। वो तो धन्य। और राजेंद्र सच्चर, मैं गया था उनके पास, अंशुल आए थे, मैं उन्हें राजेंद्र सच्चर जी के पास लेके गया। इतनी बुजुर्गियत में उसने कहा, इस मामले के लिए मैं खड़ा होऊंगा। ये तो ऐसे संयोग से ये बात आ गई, नहीं तो ऐसे 100 किस्से होते हैं, कोई एक किस्सा सामने आता है। ये इतना, और जिन दो औरतों ने इतनी हिम्मत से खड़े होकर तो यकीन नहीं हो रहा है कि जिनके समर्थक 5 राज्यों को जला सकते हैं, हाँ, पूरे सेना तक को उतार सकते हैं जमीन पे, उसके खिलाफ इन 2 लड़कियां खड़ी कैसे होंगी। मुझे तो, मैं कल्पना ही नहीं कर पा रहा हूं कि सारे प्रधानमंत्री को तो उनके बगल में खड़ा होकर तस्वीर खिंचानी चाहिए कि ये हिंदुस्तान की असली औरत है। अगले 26 जनवरी को राष्ट्रपति को उनको बुला के सैल्यूट करना चाहिए। ये इस देश की हिम्मत देने वाली औरतें हैं, इन्होंने इस देश को बचाया। आपने कहा हरियाणा में दूसरी बार हो रहा है, मैं आपको एक थोड़ा संशोधन कर दूं। 3 साल में तीसरी बार हरियाणा में घटना हो रही है। खुल्लम खुल्ला हिंसा और सरकार पैरालाइज्ड, लकवा मार गया है। पहला बाबा रामपाल हिसार में, हथियार लेके बैठे हैं उसके लोग, खुल्लम खुल्ला, सरकार सामने खड़ी है। 18 दिन तक, हाँ, रामपाल जी, 18 दिन तक होता है, कुछ नहीं होता उस पे। दूसरी जो आपने विस्तार से बताई, जो जाट आरक्षण के जमाने में हुई थी, खुल्लम खुल्ला, रोहतक शहर जल रहा है, झज्जर जल रहा है, सब कुछ हो रहा है। मुख्यमंत्री आके इसी तरह के सुंदर सुंदर वाक्य बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ये तीसरी घटना, इस तीसरी घटना में क्या विलक्षण है। हिंसा हो जाती है, हम आप टीवी पे बैठ के हमेशा कह सकते हैं क्यों नहीं कंट्रोल किया, कई बार नहीं हो पाता। सबसे आसान काम है टीवी स्टूडियो में बैठ के किसी की आलोचना करना। लेकिन आज की घटना में तो आपको हिंसा का समय पता था, तारीख पता थी, स्थान पता था, और करेंगे कौन ये पता था। इससे फालतू क्या चाहिए आपको। आपको 18 तारीख को पता था। हरियाणा सरकार ने 18 तारीख को 144 धारा लगाई पंचकुला में। परसों हाईकोर्ट में खुला कि उसमें उन्होंने ये जिक्र भी नहीं किया कि 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पे पाबंदी है, क्योंकि सरकार लगाना नहीं चाहती थी। हाईकोर्ट ने कड़क से पूछा तो उन्होंने कहा साहब क्लैरिकल मिस्टेक हो गया हमसे। ये स्थिति है। सच ये है कि इस घटना के 10 दिन पहले तक रवीश, हरियाणा के 2 मंत्री बाबा जी के उसमें डेरे में गए हैं। 15 अगस्त जो कि राम रहीम का बर्थडे है, उस दिन हरियाणा के 2 कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज और रामविलास शर्मा राम रहीम जी के डेरे में गए, उनके पांव छुए। 10 दिन में उनका जजमेंट आने वाला है। पूरा हरियाणा जानता है कि रेप का एक्यूज्ड है, और उसे 51 लाख रुपए भेंट करके आए हरियाणा सरकार की तरफ से। 10 दिन पहले की घटना है। हो क्या रहा है, मजाक है ये। किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। राज्य है, हम स्टेट को डिसबैंड कर दें, छोड़ दें। इस पूरी घटना में अगर पूरे संस्थागत फ्रेमवर्क में से कोई एक जो सर उठा के खड़ा हो सकता है तो वो जज साहब जिन्होंने जजमेंट दिया, और पंजाब और हरियाणा जज हाई कोर्ट जो पिछले 2 दिन से इस सवाल पे बोल रहा है। बाकी तो ऐसा लगता है कि हम पढ़ा करते थे ना अपने स्टूडेंट जमानों में, स्टेट हैज विदर्ड अवे। यहाँ तो राज्य, संस्था, सरकार सब उड़ गया वोट के चलते। सब वोट का अपना जुगाड़ करना, इसलिए बोलना नहीं है, उतना ही बोलना है। सारी पार्टियां इस खेल में शामिल हैं। मैंने आपको बताया 2004 में इनेलो की सरकार थी,
2002-4 में इनेलो की सरकार थी, इन्होंने खुल के डील किया, सीबीआई जांच तक नहीं होने दी। 2004 के बाद कांग्रेस आती है, कांग्रेस को 2009 में डेरे का खुला समर्थन मिला, इन्होंने डील किया कांग्रेस वालों ने, और कांग्रेस सरकार ने हर तरह की मदद दी। 2000 प्लस सिक्योरिटी मिली है उनको। 2014 में पंजाब में, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने डील किया डेरे से। खुल्लम खुल्ला डील होते हैं, छुपे हुए डील नहीं है, अखबारों के फ्रंट पेज पे छप रहे होते हैं डील। इस बार डेरा उसको समर्थन करेगा, नहीं इस बार डेरा उसको समर्थन करेगा। और उसके एवज में जैसे ही मुख्यमंत्री बने खट्टर जी, वो पूरा अपना कैबिनेट लेके गए उनके दर्शन करवाने के लिए, बाबा जी को थैंक यू बोलने के लिए। वो व्यक्ति उस वक्त भी रेप का एक्यूज था। एक्यूज वगैरह छोड़ दीजिए, हम तो कानूनी भाषा है, हम सब बोलते रहते हैं। कायदे से जाना चाहिए था उन दो साध्वियों के घर, उनके पास इतना महिला लोग बोलते हैं, महिला सुरक्षा के पोस्टर लगाते हैं, बेटी बचाओ का, तो जाना चाहिए था उन दो साध्वियों के घर। पूरी कैबिनेट लेके गए उनको थैंक यू करने के लिए। ये बात बोलने के लिए सोशल मीडिया पे मुझे गालियों का अभियान शुरू हो गया होगा, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। आप बताइए, तकनीकी रूप से हम सब कहेंगे कल तक वो एक्यूज थे, कन्विक्ट नहीं थे, मगर रवीश, पूरा हरियाणा जानता है कि क्या सच्चाई है उसकी, कोई छुपी हुई नहीं है। डेरे में क्या हो रहा था, जो डेरे के लोग सड़कों पे हैं, मैं इनको दोषी नहीं मानता, ये साधारण लोग हैं, कोई प्रोफेशनल गुंडे नहीं है, बहकाए हुए आए हुए हैं। लेकिन डेरे के अंदर डेरे के मैनेजर क्या कर रहे थे, डेरे में किस तरह का माफिया का माहौल था, किस तरह के क्राइम हो रहे थे, पूरा हरियाणा 15 साल से जानता है। ये हो नहीं सकता इनको नेताओं को ना पता हो। मुकेश है हमारे साथ, एक तुरंत टिप्पणी ले लेते हैं। मुकेश, बता सकते हैं कि इस वक्त वहां क्या हालात हैं, आप और शरद क्या देख रहे हैं आप दोनों? देखिए अभी जी, अभी जो हालात हैं वो काबू में हैं और पूरे पंचकुला में जो पुलिस बल है वो तैनात हो गया है। लेकिन अभी जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, क्योंकि जो बाबा के समर्थक हैं वो घरों के अंदर छिप गए थे, या जो जितने भी गार्डन हैं, पार्क हैं, वहां छिपे हुए हैं। कई सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो पेड़ों के ऊपर चढ़ गए थे, तो पुलिस उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही है। और यहाँ जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम है वहां पर उनको रखा गया है और वहां उनको डिटेन कर लिया गया है। हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पंचकुला की, तो पंचकुला के बाहर जो हाईवे है, वहां जो फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर के ऊपर हजारों की संख्या में लोग अभी बैठे हुए हैं, जिनको हटाने का काम जारी है। तो यहाँ पर जिस तरह से बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है, पूरे हरियाणा में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है और 250 से ज्यादा लोग यहाँ पर घायल हुए हैं, जिनमें कई पुलिसकर्मी हैं और कई डेरा समर्थक भी हैं। तो ये जो पूरी हिंसा हुई है, इसको लेकर अभी जो तमाम बयान आ रहे हैं सरकार के और जो अधिकारियों के, वो निश्चित तौर पर ये दिखाता है किस तरह की नाकामी यहाँ पर हुई है। क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं यहाँ पर हूँ और ये देख रहा हूँ कि 3-4 दिन से लगातार यहाँ पर लोग आ रहे थे, लोगों को रोका नहीं गया। और जिस तरह से अचानक हमला हुआ, जो डेरा के समर्थक हैं, उन लोगों ने जिस तरह से अचानक हमला किया, उनके पास पेट्रोल के जो बम थे, नुकीले हथियार थे, लाठियां थी, लाइटर थे, तो ये सारी चीजें वो लेकर आए थे और कोई भी चेकिंग नहीं हुई और वो कोर्ट के पास तक पहुंच गए, और जिसके बाद हमें ये बड़ा उपद्रव देखने को मिला। जी रवि जी, एक जवाब दे सकते हैं क्या कि ओबी वैन को तोड़ देने से, आप लोगों को स्थान से हटा देने के बाद आप जब गए दोबारा लौटकर, तो अगर वो लाइव रिकॉर्ड करते तो किस तरह की स्थितियां आपको नजर आती? आप बताओ, उसका स्केल आपको कुछ समझ में आया? आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, आप शरद को भी उनकी भी राय ले सकते हैं, वो क्या देख रहे थे? देखिए बिल्कुल, जो बाबा के समर्थक, उनका मानना है कि बाबा जो है एक बहुत ही सामाजिक इंसान है। वो पौधे लगाते हैं, वो सामाजिक सेवा करते हैं, वो नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं। उनका ये मानना है और उनका कहना ये कि मीडिया बाबा का गलत रूप दिखा रहा है। लेकिन आज जिस तरह से कोर्ट ने भी मान लिया कि बाबा ने रेप किया है, उसके बाद जैसे ही फैसला आया, तो सबसे पहले चूंकि खबर चली टीवी पर कि बाबा को दोषी करार दे दिया गया है, उसके बाद उनका सीधा गुस्सा मीडिया पर था, क्योंकि पुलिस काफी दूर थी और मीडिया काफी नजदीक थी उनकी। तो सारा मीडिया जो फैसला आया था, उसका शायद हम कवरेज दिखा रहे थे, तो उससे उनको नाराजगी थी। तो 20 से 25 साल और 25 से 30 साल के जो लड़के थे, उन्होंने मीडिया को टारगेट किया। शरद भी वहां पर मौजूद थे। शरद, जिस तरह से मीडिया को टारगेट किया गया वहां पर, जो जितने ओबी वैन थी, 3 ओबी वैन जो यहाँ पर जलाई गई है, उसके अलावा 1 ओबी वैन चौधरी देवीलाल, जो माफरी चौधरी ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, वहां पर जलाई गई है। कुल 4 ओबी वैन जला दी गई हैं और बहुत सारे मीडिया के लोग घायल हुए हैं। क्या लगता है आपको, मीडिया को टारगेट ये लोग क्यों करते हैं? चाहे बाबा रामपाल के लोग हों या फिर चाहे बाबा गुरप्रीत राम रहीम के लोग हों, आखिर टारगेट क्यों करते हैं मीडिया को? 2-3 किस्से मैं बताऊंगा। आज सुबह जब डेरा समर्थक या अनुयायी कहे, जब आज मैं उनसे सुबह बात कर रहा था,
तो जब तक मैंने अपना माइक और कैमरा नहीं निकाला तब तक वो मुझसे बड़े अच्छे से बात कर रहे थे। और जैसे ही मैंने माइक और कैमरा निकाला तभी कुछ लोगों ने कहा चलिए हमें बहुत जल्दी हो रही है, बहुत जल्दी, जैसे उनको कोई बहुत जरूरी काम करने जाना है। इससे लगा कि वो मीडिया से बात करना नहीं चाह रहे हैं। दूसरा, जब फैसला सुनाया गया, फैसला सुनाया जा चुका था कि वो कन्विक्ट हो चुके हैं, दोषी करार हो चुके हैं और सजा जो है उनको 28 अगस्त को सुनाई जाएगी। तब कुछ देर तक तो वहां पर सन्नाटा पसरा रहा। उसके बाद वहां पर जो कोऑर्डिनेटर्स उनके थे, जो एक तरह से ऑर्गेनाइजर थे, जो ये कहा जा रहा था कि ये ऑर्गेनाइज नहीं किया, लोग अपने आप आ गए, ऐसा नहीं था। वहां दिख रहा था कि कोई है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, निर्देश दे रहा है, सब कुछ दिख रहा था। उन्होंने ये कहा कि खबरें झूठ, मीडिया झूठ दिखा रहा है और आप इन पर भरोसा मत कीजिए, अभी कोर्ट से कुछ भी नहीं आया है। तो जब ये आश्वासन मिला उनको तब सारे जो है शांत बैठ गए। इसी बीच जब थोड़ी देर हो गई तभी मुझे जो डेरा के प्रवक्ता हैं डॉक्टर आदित्य इंसान, उनसे मैंने पूछा, उनकी प्रतिक्रिया लेने की मैंने कोशिश की कि वो क्या कह रहे हैं इसके बाद में। तो उन्होंने वो एक तरह से बचना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ भी अभी नहीं आया इसमें, ठीक है। और जैसे वो निकले 30 सेकंड के अंदर जो है वहां दंगे शुरू हो गए। टूटा, हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो फिर योगेंद्र जी से बात करेंगे, लेकिन तब तक आप ट्विटर पे ढूंढिए कि वो कौन सा बड़ा नेता और मंत्री है या प्रमुख व्यक्ति है, फिल्म स्टार है, जो इन दो साध्वियों सतीश डागर और अंशुल छत्रपति के लिए ट्वीट कर रहा है। क्या आप किसी महिला कार्यकर्ता या किसी को भी जानते हैं जो उन साध्वियों के प्रति ट्वीट कर रहा है, उनसे मिलने के लिए बेचैन है, जो आज की इतनी बड़ी जो हुजूम है, उससे हिंसा है, उसके बीच यही 4-5 लोग नायक नायिकाएं हैं? क्या उनके लिए कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई विपक्ष का नेता, किसी दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री उन दो साध्वियों के लिए, लड़कियों के लिए ट्वीट कर रहा है? आप देखते रहिए, बताइएगा ब्रेक के बाद।